हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रीडोज आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं जो क्लास लेके आया हूं वो उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित है। आपको पता है आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक भी पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक आज आपका है, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया और जितना मैं करा रहा हूँ उसको पढ़ लिया और याद कर लिया, तो यहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, 2 से कम नहीं आएगा, 5 से ज़्यादा अभी तक नहीं दिया गया है। तो मिनिमम हम मान के चलते हैं आज के 1 घंटे की ये जो क्लास हमारी होगी उसमें आपको मिनिमम 2 मार्क्स देके जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन आपका आएगा और दो के दोनों आपको सही करने हैं। अगर 1 घंटा पढ़ के आप 2 क्वेश्चन सही कर लेते हो और 1 से 2 बार इसको रिवीजन कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सर यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस जनगणना से पड़ी हुई हैं, तो आप विश्वास मानिए, इसको आप 10 से 15 मिनट हमारी क्लास कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि पहले की जो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं उन क्लास में और आज की क्लास में कितना अंतर है जनगणना से रिलेटेड जो हम करा रहे हैं। यहाँ सिर्फ दोस्तों यूपी की जनगणना नहीं करा रहे हैं, जहाँ पर हमें लग रहा है कि राष्ट्रीय से इसकी तुलना करनी है वहाँ हमने इसको देश से तुलना की भी की है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल से भी इसकी तुलना की है। क्योंकि आपने देखा होगा पीसीएस के एग्जाम में एक बार आया हुआ था कि यूपी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था और वो पूछ लिया गया था विश्व के संदर्भ में कि यूपी कौन से स्थान पर है। अगर आप लोग 2020 या 21 में दिए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिला हुआ था जहां पे जनगणना से रिलेटेड विश्व से कंपेयर करके यूपी का पूछा गया था। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो नोट्स बनाया हुआ है ये केवल दोस्तों बुक से उतारा नहीं गया है। पहले इसको एक एक पेज देखिए बनाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद इसको टाइप कराया गया है, फिर आपके सामने ये आया हुआ है। तो बहुत मेहनत की गई है इसमें, तो आप बने रहिए और 10 से 15 मिनट की क्लास आप करिए, आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्लास हमारे लिए कितना बेनिफिट है। तो और एक अनाउंसमेंट हमें बताया गया है, वो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि आरओ एआरओ का जो हमारा टेस्ट हो रहा है उसमें सैटरडे और संडे को बताया गया था, मेरे द्वारा ही बताया गया था कि सैटरडे और संडे को उसको फ्री कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे आरओ एआरओ का टेस्ट देना चाहते हैं और फ्री में देना चाहते हैं वो ऐप पर जाएं। ऐप का नाम है क्रीडोज द लर्निंग। ऐप पर जाइए, उसको आप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज में जाइएगा। तो वहाँ पे सैटरडे और संडे, हर सैटरडे और संडे को वो अनलॉक कर दिया जाएगा। उस पे 1 2 3 4 टेस्ट पड़े हुए हैं आरओ एआरओ से रिलेटेड, वो सभी जाकर कर सकते हैं, चाहे वो बैच लिए हैं चाहे नहीं। और दूसरी अनाउंसमेंट वो है फ्रेंड्स, ये तो उन बच्चों के लिए है जो हमारा क्रैश कोर्स नहीं लिए हैं, उनके लिए केवल सैटरडे और संडे ये टेस्ट खुला रहेगा। लेकिन जो यूपी पीसीएस का हमारा क्रैश कोर्स 100 दिन का चल रहा है उसको जिसने परचेस किया हुआ है उनके लिए हमेशा के लिए वो खुला रहेगा आरओ एआरओ एग्ज़ाम तक। तो उसको आप कभी भी जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। कि कौन दे सकता है? जिन्होंने क्रैश कोर्स 100 दिन के लिए जो लिया है वो जाकर वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। ये दो अनाउंसमेंट थी। और ऐसे बच्चे जो देना चाहते हैं टेस्ट, वहाँ जाके फ्री में आप टेस्ट दीजिए। आज सैटरडे है, आज भी खुला है, और कल संडे है, कल भी खुला है। तो आप जाके वहाँ टेस्ट दीजिए और अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं, केवल टेस्ट सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम आज की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन इसकी विधिवत विधिवत शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स, वो कब हुई थी? 1881 में हुई थी। किसके काल में? रिपन के काल में हुई थी। जो जो मैं चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखिएगा। पहली जनगणना 1872 में, विधिवत जनगणना आपका 1881 में, किसके काल में? रिपन के काल में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए। आपसे आप सोचिए 2011 के बाद से यही जनगणना है, अभी तक चल रहा है। तो आपको हो सकता है ये अंदर जाके पूछे, तो आपको याद रखना है कि ये जारी कब किया गया था? 31 मार्च 2011 को। कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, कुल जनसंख्या, इससे रिलेटेड राज्य की कुल जनसंख्या। अब आप सोचेंगे इसको याद कैसे करें, तो बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा। कैसे याद करना है? 1998 1 2 3 4 1।
क्या 1998, ऐसे देखिए 1998, 1 2 3 4 1, ये देखिए ये पूरी जनसंख्या है राज्य की, यानी उत्तर प्रदेश की पूरी जनगणना। अगर आप वैसे याद करेंगे 19 करोड़ 98 लाख 12,341, तो हमेशा भूलने के चांस हैं, कितनी भी बार आप पढ़ोगे। लेकिन ऐसे याद करोगे तो एक बार में भी आपको याद हो जाएगा। कैसे? 1998, 1 2 3 4 1 हो गई पूरी जनसंख्या। ठीक है। अब इसमें प्रदेश की कुल आबादी में पुरुषों की जनसंख्या जो दोस्तों है वो कितनी है? 52.29%। आपसे अगर पूछा जाए प्रदेश की आबादी में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो 47.71%। इन दोनों का परसेंटेज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कितना? 52.29%। अगर महिलाओं की पूछा जाए तो 47.71%, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, लेकिन क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्षेत्रफल के अनुसार प्रथम 4 राज्य कौन से हैं, तो आप बताइएगा पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे अपना यूपी है। याद रखिएगा जिसका एग्जाम देने हम जा रहे हैं। आगे हम चलते हैं। 2001 में प्रदेश की आबादी देश की कुल आबादी के, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन हो सकता है कि पिछले से कंपेयर करके पूछे, इसलिए जहां जहां भी हमने कंपेयर किया है वो चीजें आपको फ्रेंड्स याद रखनी है। ऐसा नहीं कि आप केवल 2011 का कर लिए और एक लाइन उसी में जोड़ के दे दिया कि 2001 की तुलना में इतने % की बढ़ोतरी हुई है, या 2001 में इतना था अब इतना हो गया है, तो आप गलत कर जाओगे। इसीलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। 2001 में प्रदेश की आबादी देश के, याद रखना, देश के कुल आबादी के 16.16% थी। इसका मतलब ये हुआ कि 2001 में अगर टोटल भारत की जनसंख्या 100% ले लिया जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 16.16% थी। अगर बात किया जाए 2011 में, तो 2011 में बढ़कर ये कितना हो गया? 16.51% हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की कुल जनसंख्या जो जितनी है, अगर उसको 100% माना जाए, उस 100% में 16.51% केवल और केवल उत्तर प्रदेश में रह रही है जनसंख्या। याद रखिएगा, उल्लेखनीय है कि प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% है। ये जीआईसी के पेपर में आ चुका है कि प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, देश के क्षेत्रफल का कितना % है, ऐसे दिया था 7.33, 9.23%, ऐसे 2 ऑप्शन और बनाया था। बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। आप याद रखिएगा, क्षेत्रफल तो यूपी का, टोटल भारत का क्षेत्रफल अगर 100% माना जाए तो यूपी का उस 100% में 7.33% है। लेकिन जनसंख्या की बात की जाए तो 100% में 16.51% जनसंख्या यूपी में रह रही है। तब आप सोच सकते हैं क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है। विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। विश्व में अगर कहा जाए यूपी किस स्थान पर आएगा देश के रूप में, अगर काउंट किया जाए यूपी को, तो 5वें स्थान पर आएगा। पहले स्थान पर आपको पता है उत्तर प्रदेश, सॉरी, पहले स्थान पर अपना भारत, दूसरे स्थान पर चाइना। हाँ, एक चीज दोस्तों और आपको बताना है, ये 2011 की जनगणना है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की हो गई है, लेकिन जनगणना पढ़ा रहा हूं इसलिए अभी पहले नंबर पर चीन है। अब अगली जो जनगणना होनी थी 2021 में, क्योंकि 11/10/21 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक नहीं हो पाई, तो उसको जब आएगा तो अब उसमें पहले स्थान पर अगर देश की बात की जाए, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है, तो वो अपना भारत है। याद रखिएगा, लेकिन हम जनगणना पढ़ा रहे हैं, 2011 का डाटा है, तो उसके अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, ना कि अभी के अनुसार। ठीक है। तो पहले पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और 5वें पे अपना यूपी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस चीज को। 2001 में उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर था, और 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश ने किसको पीछे छोड़ा? ब्राजील को पीछे
ब्राजील की आबादी को के मामले में पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब अगर 2001 में हम देखते तो जो यूपी था वो पूरे विश्व में छठे स्थान पर था, लेकिन जब 2011 आया तो इसने ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए खुद को 5वें स्थान पर स्थापित किया। किसने? यूपी ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 2011 के अनुसार हमने जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन बताया वहां से बहुत चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आ जाए जब कथन और कारण में पूछे, या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत चांसेस है कि वहां से आए। अब ऐसे भी हमने ला दिया इसको कि सर्वाधिक आबादी वाले 4 जिले, तो सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है फ्रेंड्स? प्रयागराज में है। उसके बाद कहाँ है? मुरादाबाद में। फिर उसके बाद कहाँ है? गाजियाबाद में। चौथे स्थान पर कौन है? आजमगढ़। हम 4 यहाँ पे ये क्यों करवा रहे हैं? पहले शुरू में हम इसको 3 ही करवाते थे, लेकिन अब लास्ट टाइम चल रहा है, पिछले 10 सालों से जनगणना से यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है पहला छोड़ के आपको ये 3 दे दे और बोले कि प्रथम 3 दिए गए विकल्पों में प्रथम 3 आबादी वाले राज्यों का क्रम मिला दीजिए। तो हो सकता है कि आपसे प्रथम ये लास्ट का 3 दे दे, इसके बाद एक 4 दे। अगर ये 3 आपको पता है लास्ट के तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए हमने 4 लाया है। और जो बच्चे को लग रहा है कि हम बिल्कुल नहीं याद कर पाएंगे तो उनको कम से कम 3 याद करना ही पड़ेगा। और आप जो बच्चे ये सोच रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स ये सोच रहे हैं कि जनगणना में 2 क्वेश्चन आएगा तो 2 सही करना है, 4 आएगा तो 4 सही करना है, आप ये चारों याद कर लीजिए। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, और सबसे कम आबादी की बात किया जाए 4 जिले तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। इन चारों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए हमने अब पढ़ लिया वो, आप पढ़ रहे हैं 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के बारे में। सर्वाधिक आबादी कहाँ है? प्रयागराज में है, फिर मुरादाबाद में है, फिर सीतापुर में है, फिर आजमगढ़ में है। सबसे कम आबादी की बात किया जाए तो याद रखिएगा, पहला महोबा, दूसरे पे हमीरपुर, तीसरे पे चित्रकूट और चौथे पे बागपत। तो ये चीज़ भी आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक आबादी प्रयागराज, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, और सबसे कम आबादी कहा जाए तो महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ फिर वन लाइनर आ गया। हम इसको इसीलिए शामिल किए हैं कि अब देखिए यूट्यूब पे जो क्लासेस पढ़ी हैं, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको याद होना चाहिए, इसलिए वन लाइनर भी आया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आए तो यहाँ से छूटे ना, तो बीच बीच में जो हम वो लेके आ रहे हैं और वन लाइनर लेके आ रहे हैं, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग समूह की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? 15.41 प्रतिशत है, जबकि 2001 में 19% था। इस प्रकार 2001 की तुलना में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का अनुपात कितना घटा है फ्रेंड्स? 3.59% घटा है, बढ़ा नहीं है। याद रखिएगा, पिछली बार के तुलना में इस बार जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें कमी कितने की आई है? जो 0 से 6 आयु वर्ग समूह की जनसंख्या है तो 3.59% घटा है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 0.6 आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय स्तर से 13.6 अधिक है। ये चीज आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। आगे 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? याद रखिएगा, बहराइच में है। कितना है? 18.77%। आगे सबसे कम जो प्रतिशत है वो कहाँ है? कानपुर नगर में है। इसका मतलब कानपुर में टोटल जितने लोग हैं उसमें से 11.13% किसका है? 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरे पे आ गए हम, वृद्धि दर यानी ग्रोथ कितनी रही 2001 की तुलना में 2011 में। चलिए देखते हैं हम। जनगणना 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो है वो कितनी है? 20.23% रही, और राष्ट्रीय औसत की जो वृद्धि दर है वो कितना है? 17.7%। तो किसकी अधिक है? जनसंख्या ग्रोथ किसकी अधिक है? राष्ट्रीय स्तर की जो औसत वृद्धि है वो अधिक है, या यूपी की जनसंख्या वृद्धि अधिक है? तो आप देख रहे होंगे ये 17.7 है और यूपी की जो वृद्धि दर है वो 20.23% है। तो ज्यादा किसकी है? यूपी की है। और कितना ज्यादा है वो आप कमेंट करके बताइएगा। 2001 से 11 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर में राष्ट्रीय औसत
दशकीय वृद्धि दर से अधिक गिरावट हुई है। ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। मैं दोबारा पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। कह रहा 2001 से 11 के दौरान जो प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर, यानी जो यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की जो वृद्धि दर थी, राष्ट्रीय औसत दशकीय वृद्धि दर से अधिक गिरावट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि 2001 में अगर यूपी की जो वृद्धि दर थी, मान लो कि अभी हुई है 20, हम मान लेते हैं कुछ टाइम थी 25, अब गिरावट कितने की हो गई, हम ये आपको एक अनुमान बता रहे हैं, तो 5 की गिरावट हुई। लेकिन अगर राष्ट्रीय औसत की बात किया जाए तो 2001 की तुलना में जो गिरावट हुई है वो कम हुई है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट अगर राष्ट्रीय स्तर और यूपी के स्तर पर पूछा जाए तो यूपी में पिछले 2001 की तुलना में 2011 में गिरावट अधिक हुई है, याद रखिएगा। लेकिन ज्यादा अभी भी है, गिरावट ज्यादा हुई है, याद रखिएगा इस बात को। 2001 से 11 के दौरान प्रदेश में पुरुष एवं महिला की दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 9.31% और तथा 21.23% रही। अब याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 में पुरुषों और महिलाओं में किसकी जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही, तो आप याद रखिएगा, सही मारिएगा, गलत नहीं मारना है, पुरुष नहीं मारना है, महिलाएं मारना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2001 से 11 के दौरान प्रदेश में पुरुष एवं महिला की दशकीय वृद्धि दर क्रमशः पुरुष की कितनी है 19.31%। इसको मैं ब्लैक से ही लिख देता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। कितना हो गई? और महिलाओं की कितना है फ्रेंड्स? 21.23% रही। आपको भूलिएगा नहीं इस बात को। आगे देखिए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, आप ध्यान रखिएगा केसा जो लिखा गया है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है। ये लाइन से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 15वां स्थान है, भूलिएगा नहीं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुई थी? 1991 से 2001 के दौरान। वह सबसे कम वृद्धि कब हुई? 1951 से 61 के दौरान। कितना रही? आप अगर इसको नहीं याद कर पाते हैं तो मत याद रखिए, लेकिन ये साल जरूर याद रखिएगा। 1991 से 2001 के दौरान सबसे कम सर्वाधिक वृद्धि दर रही और सबसे कम वृद्धि दर जो रही 1951 से 61 के दौरान रही। 1951 से 61 के बाद से लगातार 10 की वृद्धि दर यूपी में बढ़ी है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा कब हो गई? 1991 से 2001 के बीच। अब देखिए, फिर मैंने आपको बताया था, वहां समझाने के बाद आपको मैं ये भी दिखा दे रहा हूं, तो आपके लिए याद करने में दोस्तों बहुत आसानी होगी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 4 जिले, याद रखिएगा, ये क्या है? गौतम बुद्ध नगर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो ये लिखा है पहला गौतम बुद्ध नगर, या मैं लिख भी देता हूं यहाँ ब्रैकेट में, क्योंकि पीडीएफ आपके पास जाएगा, तो जिन बच्चों को नहीं पता है कि गौतम बुद्ध नगर है क्या है, तो वो मैं पहली बार लिख दे रहा हूं, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध नगर, और आगे लिखा भी है लेकिन पहली बार हम लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है? गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच। एक बार हमारे साथ आप रिवीजन करिए कौन कौन सा है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच। अगर वहीं दूसरे की बात किया जाए सबसे कम वृद्धि, तो आप याद रखिएगा क्या है दोस्तों? कानपुर, हमीरपुर, बागपत और फतेहपुर। कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं। अब जनसंख्या देखिए, जनसंख्या घनत्व पे आ गए, एक एक करते चल रहे हैं। हमने जनसंख्या देख ली, वृद्धि दर देख ली, अब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। तो देखिए, राज्य का औसत जनघनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि राष्ट्रीय औसत कितना है? यानी अगर पूछा जाए भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो आप याद रखिएगा 382 है। वहीं यूपी का पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का पूछा जाए,
829 है। अगर आपसे पूछा जाए कितना अधिक है तो आपसे याद रखिएगा 447 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों? 447 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक है किसके? राष्ट्रीय की तुलना में उत्तर प्रदेश में। ये याद रखना है। 2011 के अनुसार जनघनत्व की दृष्टि से यह देश के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से स्थान पर है फ्रेंड्स? 9वें स्थान पर है। यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन है। आपसे पूछेगा तो पूछ लेगा कि पूरे भारत देश में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में जनघनत्व के मामले में यूपी कौन से स्थान पर है, तो आप बजा के एकदम आइएगा कि 9वें स्थान पर है, भूलिएगा नहीं। अगर आपसे पूछे यहां कि प्रति व्यक्ति में कितना अधिक है, 447 अधिक है। यूपी की कितनी है? 829 है। देश की कितनी है? तो 382 है। आपको जितना डाटा बता रहा हूं आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा और गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ये अगली एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ गई फ्रेंड्स। कितने की वृद्धि हुई है? तो आप याद रखिएगा 2001 में जितना जनसंख्या घनत्व था और 2011 में जब जनगणना हुई तो 139 और बढ़ गए प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं 139। इस स्लाइड को मैं एक बार दोबारा रिवीजन करवाता हूं क्योंकि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला, यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश की जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 382 है। अगर पूछा जाए कितना अधिक है यूपी की तो आप याद रखिएगा 447 है। अगला मैंने आपको कराया 2011 की तुलना में, 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तो 9वां स्थान है। 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में कितने की वृद्धि हुई? तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद राज्य के जनघनत्व में सर्वाधिक 1971 की वृद्धि कब हुई है? 1981 से 91 के दौरान। जबकि सबसे कम वृद्धि 36 की वृद्धि थी। कब थी? 1951 से 61 के दौरान। दोस्तों, हो सकता है जो हमारे नए व्यूअर हैं जो अभी शुरुआत किए हैं पढ़ाई का, हो सकता है ये लाइन ना समझ पाए, तो मैं आपको 30 से 35 सेकंड में ये समझाता हूं। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा दशक था जिसमें जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई और कौन सा ऐसा दशक था जिसमें जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा कमी हुई। तो याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि हुई थी 1981 से 91 के दौरान हुई थी। कितने की वृद्धि हुई थी? 1971 लोग बढ़े थे एक वर्ग प्रति किलोमीटर में। तो याद रखिएगा 1971 लोग बढ़े थे। कब? 1981 से 91 के दौरान। वहीं अगर बात किया जाए सबसे कम के कब किस साल बढ़े थे, तो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, 1951 में जब गणना हुई, उसके बाद जब 61 में जनगणना हुई तो 1951 से 61 के दौरान केवल और केवल 10 सालों में 36 की वृद्धि हुई जनसंख्या घनत्व के मामले में। आपको यह बात भी याद रखना है। यहां से क्वेश्चन उठा लेगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत करके आएंगे, लेकिन जो यहां से पढ़ रहा है, इस चैनल से पढ़ रहा है, वो ये भी क्वेश्चन सही करके आएगा और एकदम मस्त करके आएगा, गलती नहीं होगी यहां। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, शीर्ष 4 जनसंख्या घनत्व वाले जिले, कोई दिक्कत नहीं है, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही। अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। अगर आपसे पूछे कि शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले, तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही। याद रखिएगा, एक बार फिर मैं आपको बोलता हूं, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही। अगर आपसे कम की बात किए तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट साक्षरता में आगे देखो, एक एक पॉइंट हम करते चल रहे हैं और आगे बढ़ते चल रहे हैं। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया जनसंख्या वृद्धि दर कर लिया, और आपसे हमने ये लास्ट वाला टॉपिक जो हमारा जनसंख्या घनत्व कर लिया। अब साक्षरता की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? 67.2% है।
पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 77.3% है। महिला की साक्षरता कितनी है? तो याद रखिएगा 57.2%। बहुत सारे जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूं जिससे यहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करिएगा। आप याद रखिए, सबसे पहले हम कुल साक्षरता की बात कर लेते हैं। यहां पे कुल साक्षरता की बात करें तो हम पॉइंट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम बात करते हैं 67 की, पॉइंट छोड़ देते हैं। अगर महिला की पूछा जाए तो 10 कम कर देना है, यानी 67 में 10 घटाओगे तो 57 आएगा। अगर पुरुष की बात किया जाए तो इसमें क्या किया करना है, 10 जोड़ देना है, 77। देखिए 67 पुरुष की 77, महिला की 57। तो आप याद रखिएगा मेल में कुल साक्षरता दर में मेल में बढ़ाना है और फीमेल में घटाना है। 67 आपको एक बेस करके याद रखना है, उसमें 10 जोड़ दोगे तो पुरुष का आ जाएगा साक्षरता दर, उसी में 10 घटा दोगे, यानी जो बेस हमने माना है 67 उसी में 10 अंकों की कमी कर दोगे तो 57 आ जाएगा, जो महिलाओं की साक्षरता दर है। और जो हमारे व्यूअर 2-3 साल से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो डायरेक्टली याद करना पड़ेगा 67.72%, 77.3%, 57.2%। तो ये चीजें आप कई बार पढ़ चुके हो, याद करना आपको बहुत आसान भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जो भारत की कुल साक्षरता दर है यूपी की बात किया जाए कंपेयर करके तो भारत देश से कम है। कितना कम है? तो आप याद रखिएगा 5.3%। कितना? 5.3% कम है साक्षरता राष्ट्रीय औसत से यूपी की। आगे, देश में औसत साक्षरता व पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है। केंद्र शासित यहाँ पे क्या कह रहा है, देश में औसत साक्षरता व पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो ये 29वें स्थान पर है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पूरे भारत देश में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें देखा जाए तो यूपी 29वें स्थान पर आएगा। जबकि महिला साक्षरता 31वें स्थान पर है, यानी महिला की साक्षरता की बात पूरे भारत देश में की जाए तो यूपी का जो स्थान है वो 31वें स्थान पर है टोटल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर। उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में यह देश का तीसरा राज्य है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में। इसका मतलब ये हुआ कि जो साक्षर जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में 2011 में, वो वृद्धि तीसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला जो साक्षरता में है उत्तर प्रदेश, उसमें तीसरे नंबर पर है। राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर कितना है दोस्तों? 20.1% का है। यह भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अंतर कितना है? 20.1% का। सर्वाधिक अंतर महाराजगंज में है, सबसे कम कानपुर नगर जिले में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। सबसे अधिक अंतर महिला और पुरुष साक्षरता के बीच, जो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको अंतर बता दे रहा हूं। जैसे मान लो पुरुष जो है, यहाँ पे हमने अभी लिखा था 77.2% शायद था, 77% पुरुष साक्षर है, तो आपने अभी बताया था 57 पॉइंट समथिंग जो है महिला साक्षर है। तो ये अंतर जितना बढ़ जाएगा, यानी पुरुष और ज्यादा साक्षर हो जाए, महिला और कम हो जाए, तो अंतर देखिए बढ़ गया। तो ऐसा अंतर सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराजगंज में है। और सबसे कम अंतर कहाँ है? तो कानपुर नगर में है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, ये सबसे अधिक साक्षर जिले हैं। अगर न्यूनतम साक्षरता की बात किया जाए तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं। तो चलिए एक बार रिवीजन करिए, सबसे अधिक साक्षरता किन 4 जिलों में है? तो आप याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, ये 4 हैं। अगर सबसे कम साक्षरता की बात की जाए तो आप याद रखिएगा श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, हमने इसमें पुरुष और महिला का अलग क्यों कर दिया दोस्तों? क्योंकि क्वेश्चन में अलग से महिलाओं का साक्षर पूछ ले रहा है, अलग से पुरुष का साक्षर दर पूछ ले रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने उचित समझा कि स्लाइड को भी शामिल किया जाए और बच्चों को बताया जाए कि अलग से पुरुष या महिला का पूछा जाए, तब भी आप सही करके आओ, गलत करके ना आओ। ठीक है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 4 जिले देखिए, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात किया जाए तो सबसे कम श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं। तो
तो ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदायूं। अगर वहीं सबसे साक्षर पुरुष की बात किया जाए तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। नेक्स्ट, सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात किया जाए तो कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, ये 4 क्रम से हैं। यानी सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखी महिलाएं हैं कहाँ हैं? कानपुर में, कानपुर नगर में है। कानपुर देहात नहीं मारना है, कानपुर नगर मारना है। दूसरे नंबर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं लखनऊ में है। तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर में है। चौथे नंबर पे औरैया है, याद रखिएगा। और न्यूनतम महिला साक्षर कहाँ है? तो याद रखिएगा श्रावस्ती। कहाँ है दोस्तों? श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं। तो आप हमारे साथ एक बार बोलिए, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, याद रखिएगा फ्रेंड्स, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के केवल ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता कितनी है? 65.46%। यहां आपसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता, औसत साक्षरता ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता से अधिक है, तो सही हो जाएगा, क्योंकि वहां 67 है, यहाँ 65 है। कंपेयर करके मैं आपको करंट की क्लास में भी बताता हूं कि दोस्तों जब आप पढ़ो, लाइन पढ़ो ना, आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ा, हम इसको पहले से बना के नहीं आए थे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपसे देखो तुरंत मैंने बोला कि यहाँ क्वेश्चन बना लेगा कि उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता ग्रामीण क्षेत्रों की औसत साक्षरता से अधिक है, तो बिल्कुल सही बात है, अधिक है। ठीक है, तो ये कितना है? 65.46। अगर नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता पूछा जाए तो 75.14%। अब इसकी तुलना पुरुषों की साक्षरता दर से कर सकता है। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 77 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुषों की, यूपी में पुरुषों की औसत साक्षरता दर प्रदेश की नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता दर से कम है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नगर में 75 है, जबकि पुरुषों की जो साक्षरता है वो कितनी है? 77 है। तो इस तरीके से जब आपका व्यूज होगा, इस तरीके से व्यू होगा पढ़ने का, तो आप समझ जाइए कि जनगणना से क्वेश्चन आएगा तो 4 के 4 सही करना है, 2 आएगा तो 2 के 2 सही करना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, जब एक क्वेश्चन से आप रुकोगे, एक क्वेश्चन से आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा, तब ये क्लास समझ में आएगी, काश हमने जनगणना का ये टॉपिक कर लिया होता तो हम एक क्वेश्चन सही करके आते जो हमारा गलत हो गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स ये क्लास आपको करने के लिए। अब इतनी देर आप लोगों ने ये क्लास पढ़ रहे हो आप तक, इसका मतलब आपको क्लास पसंद आ रही है। तो दोस्तों आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़े और आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लाएं। तो आप जब लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और आपके लिए और मेहनत करेंगे, जिससे इसी तरीके से और कंटेंट आपके लिए बनाया जाए और आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण रोल हम लोगों का भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही देखने के लिए हम आगे चलते हैं। देखिए लिंगानुपात। अब देखिए हमने टॉपिक जो कर लिया, अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? लिंगानुपात। भारत में लिंगानुपात एक बहुत बड़ी समस्या है फ्रेंड। ना सिर्फ भारत में, यूपी में भी ये समस्या बहुत जटिल है। तो आइए देखते हैं, प्रदेश में 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या जो लिंगानुपात है कितनी है? 912। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो 912। इसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश में अगर 1000 पुरुष हैं तो उस पर केवल 912 महिलाएं हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक चिंताजनक स्थिति है, जो कि राष्ट्रीय औसत 943 से 31 कम है। ये लाइन आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए कि लिंगानुपात के मामले में यूपी किस स्थान पर है, तो आप बताइए किस स्थान पर है। तो यहाँ पे हमने शामिल किया हुआ था 26वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा 26वें स्थान पर है। लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं वो अलग है। क्वेश्चन ये है कि यूपी की जो लिंगानुपात है कितना है? आप बताओगे 912 है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। आपसे पूछा जाए कितना अधिक है यूपी की लिंगानुपात से भारत का लिंगानुपात, याद रखिएगा 31 कम है। किसका कम है? यूपी का कम है। या आप पूछ सकते हैं कि ज्यादा कंपेयर लेकिन यूपी से कर रहा है, तो इसका मतलब यूपी कम है। किससे कम है? भारत से कम है। कितना कम है? 31 कम है। यूपी का कितना है? 912 है। भारत का कितना है? 943 है। कम कितना है? 31 है। 3 से 4 बार बोला, अब आपको याद होना चाहिए डाटा, 912, 943 और 31। अब आप आगे देखिए, 2001 की यानी 898 तुलना में 2011 में प्रदेश की लिंगानुपात में सुधार कितने की हुई है?
14 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, 2001 में अगर लिंगानुपात की बात की जाती तो उत्तर प्रदेश की स्थिति और चिंताजनक थी और भयावह थी। क्यों? क्योंकि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी 2001 में वो कितनी थी? 898। लेकिन बाद में बढ़कर 2011 की जब जनगणना हुई तो बढ़कर कितना हो गया? 912 हो गया। तो पिछले की तुलना में यानी 2001 की तुलना में 2011 में कितने की वृद्धि हुई लिंगानुपात में? तो आप ध्यान रखिएगा 14 की वृद्धि हुई। ये डाटा आपको एकदम याद रखना है फ्रेंड्स, भूलना नहीं है, गलती नहीं करनी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप सही करके आएंगे। और वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से यह देश के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 26वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है फ्रेंड्स? 26वें स्थान पर है। यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद राज्य के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि, यानी जब भारत हमारा आजाद हुआ 1947 में, 1951 में जनगणना होती है, उसके बाद से लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई है? 1991 से 2001 के बीच जो 10 की वृद्धि थी लिंगानुपात में, वो सबसे ज्यादा था। आइए, 4 लिंगानुपात वाले जिले यानी शीर्ष लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है? तो आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जौनपुर में है, उसके बाद आजमगढ़ में है, फिर देवरिया में है, फिर प्रतापगढ़ में है। तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, याद रखिएगा, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़। अगला, न्यूनतम 4 लिंगानुपात वाले जिले, गौतम बुद्ध नगर, बागपत या हमीरपुर, तीसरे स्थान पर कानपुर नगर, बांदा और मथुरा है, चौथे पे औरैया है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं समझाना चाहता हूँ, ये जो ऐसे करके बनाया गया है इसका मतलब ये हुआ कि बागपत का जितना लिंगानुपात है, जितने यानी 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं बागपत में हैं, 1000 पुरुषों पर उतनी ही महिलाएं हमीरपुर में हैं। यही चीज यहाँ भी लागू होती है। तो आप इसको हूबहू ऐसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप लोग। आगे 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात देखिए, 2001 में 916 था, जो कि घटकर 2011 में कितना हो गया? 902 हो गया। अगर टोटल की बात की जा रही है तब तो बढ़ा था, कितना बढ़ा था? 14 बढ़ा था, 898 था, 912 हो गया। लेकिन महिलाओं की बात, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात किया जा रहा है तो पिछले यानी 2001 की तुलना में 2011 में घटा है फ्रेंड्स। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है कि 2001 में 916 था और जो कि घटकर 2011 में 902 हो गया। ये स्थिति सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपको पता है उस टाइम एबॉर्शन बहुत तेजी से हो रहा था, बच्चों को यानी बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता था। ये तकनीकी का एक मिसयूज हो रहा था, जिस पर धीरे धीरे जागरूकता लाई गई है और उसको कम किया गया है। हो सकता है अब जो जनगणना होगी उसमें फिर एक बार ना केवल यूपी का बल्कि पूरे भारत में महिला जो 0 से 6 आयु वर्ग की महिलाएं हैं, जो लिंगानुपात है, हो सकता है वो बढ़े। तो याद रखिएगा, कम हो गया है। 2001 में 916 था, घटकर कितना हो गया? 902 हो गया है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में 14 अंक की वृद्धि हुई है। मैंने आपको पिछली स्लाइड पर बताया था, 898 से कितना हो गया था? 912 हो गया था। 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में 14 की कमी हुई। देखिए, आपको याद करना आसान हो गया। 2001 की तुलना में 2011 में जो वयस्क लिंगानुपात है उसमें 14 की वृद्धि हुई है। वहीं 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में 14 की कमी हुई है। ठीक है, 2011 के अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात, राज्य का शिशु लिंगानुपात 17 कम है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात जितना है उससे राज्य का जो शिशु लिंगानुपात है 17 कम है। 17 कम किसका है? अपने यूपी का है। शिशु लिंगानुपात जो भारत देश का लिंगानुपात है उससे कम है। किसका कम है? यूपी का कम है। कितना कम है? 17 कम है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले देखिए, बलरामपुर पहले स्थान पर, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यही है। कहाँ है? बलरामपुर में। दूसरे पे संत कबीर नगर, तीसरे पे सिद्धार्थ नगर और बहराइच, और चौथे पर अंबेडकर नगर और बाराबंकी। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम कहाँ है? बागपत में है। दूसरे नंबर पर सबसे कम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। तीसरे नंबर पर सबसे कम कहाँ है? गाजियाबाद में है। और चौथे नंबर पर सबसे कम कहाँ है? मेरठ में है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ जोर देकर बहुत एनर्जी के साथ दोस्तों इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कंफर्म है कम से कम 2 क्वेश्चन नहीं तो 5 क्वेश्चन आना ही आना है। 2 से 5 के बीच में यहाँ क्वेश्चन आएगा और पूरी क्लास को हमारे अच्छे से आप करते हैं और याद कर लेते हैं जितना कंटेंट मैं करा रहा हूँ। PDF किडोज द लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है, वहां पर जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप इसको निकलवा भी सकते हैं। अच्छे से पढ़ के रिवीजन के माध्यम से, बार बार रिवीजन के माध्यम से इसको 100% अपनी मुट्ठी में कर लो कि यहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा।
2 से 3 नंबर पक्के यहां से हो जाएंगे आपके आरओ एआरओ में। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, देखिए अब हम बात कर लेते हैं नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं। तो देखिए 2011 की जनसंख्या, 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बिना सोचे समझे बता दोगे 1998 1 2 3 4 1, ये पूरी जनसंख्या है किसकी, यूपी की है, हमने बताया है। ग्रामीण जनसंख्या देखिए यहाँ पे कितनी है, तो आप याद रखिएगा 77.73, और वहीं नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो 22.27% है। जब अगली जनगणना होगी 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। अब जब जनगणना का डाटा हमारे पास आएगा तो आप याद रखिएगा ये 22.27 जो है ये बढ़ जाएगा। आप एक तो कंफर्म मान के चलिए, ये शहरी जनसंख्या बढ़ेगी, नगरीय जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, 2011 के अनुसार प्रदेश के कुल 915 नगरों में से 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है, 64 है, याद रखिएगा। तथा 10 लाख से अधिक, 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है, 7 है। 64 याद करना है, 7 याद करना है। और 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले ये जिले हैं, ये क्या थे, नगर थे, ये जिले हैं। कितने हैं ऐसे जिले, टोटल 12 हैं। याद रखिएगा, जितने कंटेंट करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक भी मिस नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि लाया ही आपको शुरू में भी दिखाया था, अभी भी एक बार आप देख लीजिए नोट्स बना के, वो सारी चीजें यहाँ लाई गई हैं, ना कि किसी बुक को ऐसे डायरेक्ट लिख दिया गया है, नोट्स के माध्यम से ये बनाया गया है। याद रखिएगा इस चीज को आप। देश की कुल ग्रामीण आबादी में 18.63% के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगर आपसे पूछा जाए पूरे भारत देश में ग्रामीण जनसंख्या में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो यूपी है, वो उत्तर प्रदेश है, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं आरओ एआरओ का 11 फरवरी को। कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अगर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है, याद रखिएगा, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र। देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है दोस्तों, 11.79%। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर टोटल नगरीय जनसंख्या की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में जो नगरीय जनसंख्या रह रही है वो 11.79% है। अब 22.27% वाले से कंफ्यूजन मत कर जाना दोस्तों, ये जो हमने करवाया आपका 22.27%, ये यूपी की टोटल जितनी जनसंख्या है उसमें से 22.7% जनसंख्या नगरों में रह रही है। ये वाला जो हमने कराया टोटल जनसंख्या जो भारत की नगरों में रह रही है उसमें जो यूपी में रहती है वो जनसंख्या 11.79% है, ध्यान रखिएगा। अब 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी, तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहां रह रही है दोस्तों, प्रयागराज में रह रही है। सबसे कम ग्रामीण आबादी कहां रह रही है, तो गौतम बुद्ध नगर में। आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश यानी जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी रहती है, तो आपको मारना है प्रयागराज। अगर आपसे पूछे सबसे कम ग्रामीण आबादी कहां रहती है, तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आगे सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत, तो सर्वाधिक जो सबसे कम प्रतिशत जो रहता है, सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो श्रावस्ती में है, और सबसे कम प्रतिशत जो है वो गाजियाबाद में है। ये प्रतिशत की बात हो रही है, ना कि नॉर्मल की बात हो रही है। प्रतिशतता के मामले में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहाँ रह रही है, श्रावस्ती में रह रही है। प्रतिशतता के मामले में सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ रह रही है, तो आप याद रखिएगा गाजियाबाद में। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। 2011 के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय आबादी व प्रतिशत वाले जिले हैं, तो आप याद रखिएगा अगर नगर की बात किया जाए तो सर्वाधिक नगरीय आबादी व प्रतिशत, यहाँ दोनों एक साथ है, चाहे नगरीय आबादी की बात किया जाए चाहे प्रतिशत की बात किया जाए कोई अंतर नहीं है। सबसे ज्यादा नगरीय आबादी भी है और प्रतिशतता के मामले में सबसे ज्यादा कहाँ है, गाजियाबाद में है। सबसे कम चाहे प्रतिशतता की बात किया जाए चाहे आबादी की बात किया जाए कहाँ है, श्रावस्ती में है। तो 4 जिले देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 जिले, पहले पे गाजियाबाद, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे कानपुर, चौथे पे आगरा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 4 जिले की बात किया जाए, पहले पे श्रावस्ती, दूसरे पे चित्रकूट, तीसरे पे कौशाम्बी, चौथे पे संत कबीर नगर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाले 4 जिले, मैंने आपको प्रतिशत बता दिया, आबादी बता दिया, दोनों में बताया था गाजियाबाद और श्रावस्ती है। देखिए सर्वाधिक में गाजियाबाद है और सबसे कम में श्रावस्ती है। आगे देखिए लखनऊ, कानपुर नगर और गौतम बुद्ध नगर। यहाँ की बात किया जाए श्रावस्ती के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद महाराजगंज, महाराजगंज के बाद सुल्तानपुर। तो ध्यान रखिएगा, 2-3 बार रिवीजन करिएगा, अच्छे से आपका ये हो जाएगा। हमारी क्लास
अभी बची हुई है 20 से 22 मिनट की क्लास फ्रेंड्स और होगी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 जिले, पहले ही मैंने बता दिया था सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रह रही है, प्रयागराज, लेकिन मैंने केवल एक बताया था, यहाँ हमने 4 शामिल किया है, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, याद रखिएगा। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 जिले गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रतिशत में श्रावस्ती पहले पे, कुशीनगर दूसरे पे, महाराजगंज तीसरे पे, चौथे पे सुल्तानपुर। वहीं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए प्रतिशत के मामले में तो पहले पे गाजियाबाद, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे कानपुर, चौथे पे गौतम बुद्ध नगर। तो ध्यान रखिएगा गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। और इसकी बात किया जाए ग्रामीण प्रतिशत की तो श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और सुल्तानपुर। न्यूनतम हमने आपको करा ही दिया, न्यूनतम में ये है और सर्वाधिक ये है, शायद हमने उल्टा बोल दिया था तो ध्यान रखिएगा आप। अनुसूचित जनजातियां 2011, याद रखिएगा क्या है अनुसूचित जातियां। तो देखिए 2011 के अनुसार, अब आप ध्यान दीजिएगा, प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियां, इसका मतलब आपको जहां एससी दिखे ये शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा अनुसूचित जातियां जहां एससी दिखे इसका मतलब आप समझिएगा कि ये अनुसूचित जातियां हैं। अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, 20.69% है। यानी प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियां जो रह रही हैं कितने प्रतिशत रह रही हैं, तो 20.69% अनुसूचित जातियां उत्तर प्रदेश में रह रही हैं, टोटल जनसंख्या के उत्तर प्रदेश के। संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 16.6% है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण देश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत है, 16.6% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो भारत देश में जितनी अनुसूचित जातियां रह रही हैं उनकी संख्या जितनी भी है उसमें सबसे ज्यादा किन राज्य में रहती हैं, तो वो यूपी है, वो उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत की बात की जाए तो पंजाब में, प्रतिशत की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा पंजाब में रहती हैं। कितने प्रतिशत पंजाब में रहती हैं, 31.9%। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब की जनसंख्या को टोटल 100% माना जाए तो उस 100% में से 31.9% अनुसूचित जातियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश 20.69% के साथ चौथे स्थान पर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यूपी की जनसंख्या टोटल 100% मानी जाए तो 100% में से 20.69% अनुसूचित जातियां रह रही हैं, और अगर स्थान की बात किया जाए तो ये चौथे स्थान पर आएगा अनुसूचित जातियों के प्रतिशतता के मामले में। अगर जनसंख्या की बात की जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जातियों की कहाँ रह रही है, तो यो यूपी में रह रही है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले 4 जिले देखिए, पहला सीतापुर, दूसरा प्रयागराज, तीसरा हरदोई, चौथा आजमगढ़। और न्यूनतम एससी जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है अनुसूचित जातियों की, बागपत में, फिर श्रावस्ती में, फिर गौतम बुद्ध नगर में, फिर महोबा में। एक बार आप इसको पढ़िए, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, किसकी, शेड्यूल्ड कास्ट की, यानी अनुसूचित जातियों की। तो याद रखिए सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़। आपसे पूछा जाए न्यूनतम जिले, तो आप न्यूनतम जिले की बात अगर की जाए आपसे तो आप याद रखिएगा बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर और महोबा। ठीक है, आप इस बात को कौन कौन सा है, बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर और महोबा। अब हम आगे चलते हैं। एससी जनसंख्या में प्रतिशतता वाले, प्रतिशतता की बात की जाए पहले पे कौशाम्बी है, दूसरे पे सीतापुर है, तीसरे पे हरदोई है और चौथे पे उन्नाव है। वहीं एससी जनसंख्या में सबसे कम प्रतिशतता किसकी, सबसे कम प्रतिशतता की बात की जाए पहले पे बागपत, दूसरे पे बरेली,
तीसरे पे बलरामपुर, चौथे पे गौतम बुद्ध नगर। ये आसान है याद करना, क्यों? बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर। आपको याद थोड़ा ध्यान कहाँ देना है? कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव याद रखना है। अब नीचे देखिए यहाँ क्या लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 है, जबकि 2001 में ये कितना था? 900 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिंगानुपात के मामले में अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो बढ़ी है। कब की तुलना में? 2001 की तुलना में 2011 में बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 7 बढ़ी है। 2001 में कितनी थी? 900 थी। 2011 में कितनी हो गई? 907 हो गई। अगर मैं यूपी की, मतलब अगर टोटल की पूछूं पूरे यूपी की, तो मैंने आपको बताया था 898 2001 की तुलना में था, 2011 में 912 हो गया। अगर इसी जगह मैं आपको इसका 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का बताऊं तो 902 हो गया। शायद एक बार देख लेंगे हम उसको कितना है, शायद 902 हो गया है वो। हम एक बार उसको स्लाइड को देखते हैं फ्रेंड्स, कितना हुआ है, आपको याद भी हो जाएगा इससे कंपेयर करके। ठीक है, देखिए 902 है। 2001 में 916 था, 14 की कमी हुई जो घटकर कितना हो गया? 902 में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भूलिएगा नहीं उस बात को। हम जिस पे थे उस स्लाइड पे आ जाते हैं अब। ये वाली स्लाइड पे थे, तो भूलिएगा नहीं, जो याद करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 900 ये हो गया। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजातियां। अब यहाँ ये जो जनजातियां लिखी हैं आप याद रखिएगा, ये एसटी से है, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहां एसटी दिखे इसका मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियां। तो राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या राज्य के कुल जनसंख्या का 0.5%, 0.57% है। वो परसेंटेज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.57 यूपी की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 0.57%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत के कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 8.6%। इसका मतलब भारत के कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 8.6%। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की जो टोटल जनसंख्या है उसमें एसटी की जनसंख्या की बात की जाए तो 8.6% है। आगे देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाली जनसंख्या जो है कहाँ रहती है? सबसे टॉप पर सोनभद्र, दूसरे पे बलिया, तीसरे पे देवरिया, चौथे पे कुशीनगर। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर याद रखिएगा। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा। बागपत याद रखिएगा, बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। प्रतिशतता के मामले में 4 जिले सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया। सोनभद्र, ललितपुर, बलिया, देवरिया सेम वही है, सोनभद्र, ललितपुर, बलिया, देवरिया। आगे देखिए, न्यूनतम एसटी जनसंख्या बागपत, कन्नौज, बदायूं। लास्ट वाला चेंज हो गया, बुलंदशहर आ गया, वहां क्या था? एटा था। तो याद रखिएगा, बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर। आगे देखिए, 2011 के अनुसार प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है, जबकि 2001 में 934 था। आप एक चीज यहाँ कंपेयर कर सकते हो कि चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो, चाहे टोटल लिंगानुपात हो, सब में वृद्धि हुई है, सिवाय 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में बात किया जाए तो वहां 916 की बजाय कितना हो गया? 902 हो गया। बाकी यूपी की कुल में 898 से कितना हो गया? 912 हो गया। अगर वहीं अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 900 से 907 हो गया। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 934 से 951 हो गया। ये चारों चीजें आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स। आगे देखिए, स्लम जनगणना 2011, राज्य की कुल आबादी में स्लम आबादी की भागीदारी 9.5% है। स्लम आबादी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपने शहरों में देखा होगा, सड़क के किनारे छोटे छोटे घर बना के जैसे ईंट ऐसे खड़ा कर दिया जाता है या
इस खरपतवार से एक छोटा सा घर बना दिया जाता है और उसमें लोग ठूस ठूस कर भरे रहते हैं। तो वो स्लम आबादी जो शहरों का एक धब्बा है, जो स्लम आबादी शहरों में रह रही है, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में आते जाते देखते होंगे कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जनसंख्या डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, घर एकदम छोटे छोटे हैं, उसी में ठूस ठूस कर भरे हैं। तो वही हमारी क्या है, स्लम आबादी। राज्य की कुल आबादी में स्लम आबादी की भागीदारी कितनी है, 9.5% है, जबकि 2001 में ये 11% थी। इसका मतलब स्लम आबादी कम हुई है, सुधार हुआ है, ये एक अच्छी बात है। 2001 की तुलना में 2011 में स्लम आबादी 9.5% रह गई, जबकि 2001 में 11% थी। हो सकता है जो जनगणना अब हो रही है या हमारे पास जब उसका डाटा आएगा, हो सकता है ये 9.5 से भी कम हो जाए। आगे चलते हैं। स्लम आबादी में साक्षरता दर कितनी है, देखिए दोस्तों, 69% है। ये भी यूपी से ज्यादा है। क्यों यूपी से के ज्यादा है? क्योंकि आपको पढ़ाया था मैंने 67% जो औसत साक्षरता है यूपी की, वो 67% है। वहीं अगर देखा जाए ये स्लम आबादी की बात की जाए तो वहां ज्यादा है। कितना ज्यादा है, देखिए 69% हो गया है। तो ध्यान रखिएगा। और महिलाओं का तो 57% है, 57 से तो काफी ज्यादा है ये। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। स्लम आबादी में साक्षरता दर 69 है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 4 जिले। सबसे ज्यादा स्लम आबादी कहाँ रह रही है? मेरठ में, फिर आगरा में, फिर कानपुर नगर में, फिर लखनऊ में। तो याद रखिएगा, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर और लखनऊ, यहाँ स्लम आबादी रह रही है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक स्लम आबादी निवास करती है, तो वो मेरठ है। 4 का क्रम अगर आपसे पूछे 4 जिलों का क्रम लगा दो, तो 4 जिलों में मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ। आपसे अगर पूछे देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाली राज्य कौन से हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है फ्रेंड? चौथा है। ये बात आप याद रखिएगा। और पहले स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र है। ये भी आपको याद रखना है। और प्रतिशतता के मामले में भी यही क्रम है। अगर प्रतिशतता की बात किया जाए तो सेम यही है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। धर्म आधारित जनगणना देखिए। धर्म से आधारित जनगणना, राज्य की कुल जनसंख्या में 79.7% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वाली है। और सबसे कम जनसंख्या जो है बौद्ध धर्म की है, वो कितनी है? 0.1% है। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि इनका जो अगर धर्म के आधार पर जनगणना हुई है तो शुरू के 4 जो जनसंख्या का क्रम है वो बता दीजिए। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। मैंने सबका क्रम बता दिया। गाना भी एक बना हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है, ऐसे कुछ करके गाना बना है। तो आप उसी पे याद रखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार 4 क्रम से लगाने के लिए, इसलिए लास्ट लाइन में इसको भी शामिल कर लिया गया है। आप याद रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदू की है, फिर मुस्लिम की है, फिर सिख की है, फिर ईसाई की है, फिर जैन की है, फिर बौद्ध की है। हमारी क्लास खत्म हुई फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने जो इसको पूरा देखा आपको कंटेंट आपको देखकर लगा होगा कि हाँ, जो जनगणना कराई गई, अगर उस तरीके से हम 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो जनगणना से अगर क्वेश्चन आएगा, यूपी जनगणना से, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। दोस्तों आप लोग बताइए कि हमारी ये जनगणना का जो आज की क्लास थी आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि केंद्र यानी राष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रकार से नोट्स बना के जनगणना लाया जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाते जाते 2 अनाउंसमेंट और कर देता हूं जो शुरुआत में किया था। पहला ये कि RO ARO की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो आज यानी सैटरडे और संडे, हर सैटरडे और संडे को लॉक उसका खोल दिया जाता है। आप कोई भी जाके वहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। किस पर? कि रोज़ द लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ जाकर RO ARO की टेस्ट सीरीज में उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। और जो क्रैश कोर्स हमारे बच्चे लिए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लिए हुए हैं, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि RO ARO के एग्ज़ाम तक जो RO ARO का 36 टेस्ट है वो आपके लिए 7 के 7 दिन फ्री रहेगा। यानी RO के एग्ज़ाम तक वो फ्री रहेगा। आप कभी भी क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर जाएं और RO ARO से संबंधित वो 36 टेस्ट टाइम पे डलेंगे। अभी तक 4 डल चुके हैं, वो जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका मूल्यांकन ऐप पर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।